नमस्कार। आज की यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाली है जो स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है और प्रत्येक सेमेस्टर सिस्टम में मेजर प्रोजेक्ट शामिल किया गया है, यानी कि मुख्य शोध प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। अब यहाँ पर समस्या आ रही है कि छात्र छात्रा इस कंफ्यूजन में है कि किस तरह से मुख्य शोध परियोजना या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। बहुत सारी शंकाएं हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाएगा कि मुख्य शोध परियोजना कैसे तैयार किया जाता है। इस वीडियो व्याख्यान में आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि मुख्य शोध परियोजना होती क्या है, इसे क्यों सेमेस्टर सिस्टम में लागू किया गया है, इससे छात्रों को क्या लाभ होने वाला है या शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह से यह बढ़ाएगा। यह सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आप यह जानेंगे कि मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसका हम प्रारूप कैसे होता है, उसके चरण कैसे होते हैं, उसका हम अध्यायीकरण कहते हैं, किस तरह से किया जाता है अध्यायीकरण। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का जो बात होती है इसमें वो ये है कि जितनी भी शिक्षा विधाएं हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों में अलग अलग रिसर्च प्रपोजल होता है, अलग अलग रिसर्च करने का अध्यायीकरण होता है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से अध्यायीकरण होते हैं, यानी कि किसी भी डिजर्टेशन या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में कौन कौन से अध्याय मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मुख्य टॉपिक भी बताए जाएंगे कि कुछ संभावित टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं जिस पर आप मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नई शिक्षा नीति की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको हमने पहले बताया कि शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है, जिससे अवश्य ही, चूंकि अभी तक क्या होता था कि बच्चों की कंटिन्यूटी नहीं बनती थी, खासकर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर में। लेकिन जैसे ही यह सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है कि छात्र और शिक्षक हमेशा जो है इन्वॉल्व रहेंगे शिक्षक और शिक्षण और शिक्षा में। तो इस तरह से मेजर प्रोजेक्ट जो है वह एक तरह से नई चीज को लाने के लिए किया गया। यह पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में होता आया है, जिसे आप डिजर्टेशन का नाम देते थे कि किसी एक टॉपिक पर हम एक नई शोध करने का प्रयास करते थे, नया रिसर्च करने का प्रयास करते थे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब ही आप स्नातकोत्तर स्तर में पहुंचते हैं तो अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने विषय से संबंधित कुछ नए शोधों को करें जो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो। इस उद्देश्य से मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि जो स्नातकोत्तर स्तर पर, चाहे वो MA हो, MSc हो, M.Com हो, सब में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सम्मिलित किया जा रहा है। और इसके दो प्रकार आप देख सकते हैं, इसके दो प्रकार, एक को इंडिविजुअल टाइप कहा गया, दूसरे को प्रोग्रेसिव टाइप कहा गया। इंडिविजुअल टाइप मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है जो एक ही सेमेस्टर में शुरू होता है और कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी तरफ वही प्रोग्रेसिव जो टाइप होता है किसी भी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के, वह ऐसा होता है कि वह एक सेमेस्टर से शुरू होता है और अगले सेमेस्टर में वह पूरा होता है। तो इस तरह से जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके भी दो प्रकार रखे गए हैं और दोनों प्रकारों का इवैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन जो है, वह अलग अलग तरीकों से होता है। वह किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से दोनों का अलग अलग मूल्यांकन और कितने कितने नंबरों में होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसे किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, समस्या होनी चाहिए, तभी हम उस समस्या के, उस उद्देश्य के समाधान के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुसंधान का जो सबसे पहला चरण होता है वह क्या होता है, समस्या का चुनाव करना, या जिसे आप टॉपिक कह सकते हैं या उद्देश्य कह सकते हैं। तो इस तरह से हम जिस
जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो विषय होते हैं, आप उसे एक तरह से अगर देखें तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जिस सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसी विषय से संबंधित या आप कह लीजिए उसी पेपर से संबंधित शोध समस्या आपको लेनी होती है और उस शोध समस्या को सामाजिक परिस्थितियों में किस तरह से सॉल्व किया जाए या किस वर्तमान स्थिति क्या है, उससे पहले उसमें कौन से अध्ययन हुए हैं या आगे उसकी कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चूंकि जब आप टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं, अगर आपने टॉपिक का चुनाव कर लिया तो टॉपिक का चुनाव करने के पश्चात आपके सामने यह होता है कि जिस टॉपिक का हमने चुनाव किया है उसका हम किस तरह से अध्ययन करें, यानी कि आपके सामने अध्ययन पद्धति, यानी कि किस अध्ययन पद्धति से आप सूचना इकट्ठा करेंगे, इसको हम आगे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मुख्य शोध जो प्रोजेक्ट होता है उसके प्रारूप क्या होते हैं। प्रारूप कुछ बिंदुओं पर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर दिया जा रहा है, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। ठीक, जैसा हमने अभी बताया आपको क्या कि टॉपिक, आपको किसी एक निश्चित टॉपिक का चुनाव करना होगा। टॉपिक के बाद दूसरा जो सबसे प्रमुख बिंदु है, किसी एक अनुसंधान पद्धति का चुनाव करना। अब अनुसंधान पद्धति क्या है कि यानी कि आप किस तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि जितनी भी शिक्षा शाखाएं हैं सभी में शिक्षण विधियों की अलग अलग तरह से हल करने का प्रारूप दिया जाता है। तो इस तरह से अब अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में ज़्यादातर साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, उस शिक्षण विधि में हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, यानी कि हम जो अध्ययन करेंगे वह किस क्षेत्र से करेंगे, किस एरिया से करेंगे, किस तरह का जाति समूह होगा या किस तरह की जनसंख्या ली जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि प्रतिदर्श का चुनाव। चूंकि आप लोग अपने पाठ्यक्रम में प्रतिदर्श आप पढ़े होंगे, यानी कि सैंपल, तो आपका सैंपल क्या होगा, सैंपल का क्षेत्र क्या होगा, सैंपल का उम्र क्या होगी, किस तरह के लोगों पर आप चुनाव करेंगे, सैंपल का चुनाव कैसे करेंगे, लोगों को किस तरह से चुनेंगे, बहुत तरह की सैंपलिंग टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी। उसके बाद आवश्यकता होती है कि जब आप किसी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, तभी आप उससे संबंधित समस्या का जो है उसके बारे में आप कोई ना कोई अनुमान पर पहुंच पाएंगे। यानी कि उसका मापन अगर करना चाहते हैं या मूल्यांकन करना चाहते हैं तो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि उसके बारे में आप सूचना इकट्ठा नहीं करते। और सूचना इकट्ठा करने का मात्र एक ही माध्यम है कि आप लोगों से बात करें, यानी कि आप लोगों का विचार लें। उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रश्नावली तैयार करनी होती है। प्रश्नावली तैयार करने के लिए आप उस क्षेत्र के संबंधित प्रश्नों की रचना करते हैं और उस प्रश्नों की रचना के आधार पर लोगों का व्यू लेते हैं और उसी के आधार पर आप किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर, यानी कि उनके रिस्पांस के आधार पर, उनकी अनुक्रिया के आधार पर आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब जब आपके पास प्रश्नावली तैयार हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। यानी कि वही जो आप प्रश्नावली तैयार होने के बाद जब आप साक्षात्कार विधि या सर्वेक्षण विधि या प्रश्नोत्तर विधि, जैसे भी आप जिस तरह की विधि आप अपनाते हैं, उससे जब आंकड़ा एकत्रित कर लेते हैं तो जब आंकड़ा एकत्रित करते हैं तब उसका क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उन आंकड़ों से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और अंत में आप देखते हैं कि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसे और भी आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आपको एक निश्चित उदाहरण द्वारा समझना होगा। उससे पहले हम लोग अध्यायीकरण देख लेते हैं कि क्या अध्याय होना चाहिए। यानी कि जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो तो उसके अध्याय की मुख्य हेडिंग कौन सी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहला अध्याय बनता है वह होता है प्रस्तावना का। जैसा कि आप बहुत सारे पहले भी विषयों में प्रस्तावना लिखते आए हैं, उसी तरह से सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। आप जिस भी समस्या का चुनाव किया है, आपने जो आपका जो उद्देश्य है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है आपको और उसके संप्रत्यात्मक आधारों को लिखना पड़ता है, जिसे ऑपरेशनल डेफिनेशन कहा जाता है। आप उस से उसकी विशेषताएं, उसके मूल्य या जो भी चीजें हैं आपका टॉपिक के अनुसार, अगर किसी वर्ण व्यवस्था पर मान लीजिए आप अध्ययन कर रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था का एक निश्चित हेतु आप
हो सकता है किसी भारत में वर्ण व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की है उसका अध्ययन करना होगा। किन किन वर्ण के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर कितने लोगों ने अध्ययन किया है, उसके क्या परिणाम आए हैं, ये सारी चीजें आप प्रस्तावना में लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरा अध्याय बनता है वो शोध प्रारूप का बनता है। शोध प्रारूप जिसे आप शिक्षण विधि भी कह रहे हैं, वहां पर आपको क्या करना है कि जो भी आप उद्देश्य चुना है उस उद्देश्य के अनुसार आप प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं कि किस आयु वर्ग के, किस लोगों पर, किस क्षेत्र के लोगों के, किस सामाजिक परिस्थिति का, यह सारी चीजें आप पहले से डिफाइन करते हो, परिभाषित करते हो कि किन लोगों का चुनाव करना है, और उनका अगर सिलेक्शन हम कर रहे हैं किसी भी सैंपलिंग का, किसी भी प्रतिदर्श का, तो किस सैंपलिंग द्वारा करेंगे, किस प्रतिदर्श द्वारा करेंगे, यह सारी चीजें आप किसमें, शोध प्रारूप में सम्मिलित करते हैं। आगे जो आता है अध्याय वह आता है उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। चूंकि जब भी आप सूचनाएं इकट्ठा करते हैं प्रश्नावली के माध्यम से, तो वह उनका जो आंसर होता है, उनकी जो अनुक्रिया होती है, वह प्रतिदर्श के या उत्तरदाता जो हैं उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर डिफाइन की जाती है। इसलिए आप उस प्रतिदर्श की उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की का यहाँ वर्णन करते हैं कि वह किस आर्थिक क्षेत्र कैसा है, उनका सामाजिक क्षेत्र कैसा है, वह किस तरह के है, किस परिवार में रहते हैं। ये सारी चीजें चूंकि जब आप प्रश्नावली बनाते हैं तो उसमें एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आप सूचनाएं लेते हैं। अगला जो अध्याय आता है वह प्राप्त आंकड़ों या संप्रतियों की व्याख्या। जब आप सूचनाएं ले लेते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करने के बाद आपका काम होता है उन सूचनाओं की व्याख्या करना, कि उन सूचनाओं के हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के लिए हमारा उद्देश्य जिस तरह से है, हमारी समस्या जिस तरह की है, उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब यहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है सांख्यिकीय विश्लेषण की। तो हो सकता है कि आपका जो डेटा हो वह न्यूमेरिकल भी हो सकता है, यस नो में भी हो सकता है। ऐसे किसी भी तरह से आप जिस तरह के प्रश्न की रचना की, आपकी प्रश्नावली जिस तरह की, उस तरह के आंकड़े हो सकते हैं। अब क्या है कि उस आंकड़ों के आधार पर आप प्रतिशतता भी निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड भी निकाल सकते हैं, उनका कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपका जो मापन से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके आधार पर एक निश्चित सांख्यिकीय प्रविधि को आप अपनाते हैं। तब आप उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में जब आप व्याख्या हो जाती है उसकी, तब आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस प्रतिदर्श पर हमने यह अध्ययन किया है उसका क्या निष्कर्ष निकला है, उद्देश्य जो हमारा था वह सफल हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हम एक सैंपल पर, एक प्रतिदर्श पर अध्ययन किए हैं तो क्या वह जो हमारा परिणाम आया है वह पूरी जनसंख्या पर लागू होता है या नहीं होता है तो कितनी मात्रा में होता है। यह सारी चीजें हम यहाँ पर सामान्यीकरण करते हैं, यानी उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह कुछ बिंदु हैं जो अध्यायीकरण में सम्मिलित किया जाता है। यह निश्चित नहीं होता है कि सारे यही अध्याय हों, क्योंकि आप जितनी भी विद्या शाखाएं देखेंगे उसमें अलग अलग अध्यायीकरण आपको मिलेगा और अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो अध्याय सम्मिलित होते हैं किसी भी डिजर्टेशन में, या आप कह लें मुख्य रिसर्च प्रोजेक्ट में, वह 5 सम्मिलित होते हैं जो आपको बताया गया। आगे आप देखेंगे कि जो जहां जहां से आपने लिया है मैटर, जहां जहां से लिया है, यानी सूचनाएं जहां जहां से ली है, यानी डिजर्टेशन आप जहां से लिख रहे हैं, किसी किताब से लिख रहे हैं, किसी विद्वान का कोटेशन दे रहे हैं, तो यहां आवश्यक होता है कि हम उसका रेफरेंस दें, उसका संदर्भ दें कि हम यह फला कोट, यानी कि अगर वर्ण व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं तो वो किसकी बुक से लिख रहे हैं, किसके वक्तव्य हैं, किसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, तो उनको हम कोड करते हैं, उसी को संदर्भ ग्रंथ सूची में रखते हैं। और अगर आप प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची की रचना की है तो उसको भी आप अपने डिजर्टेशन के अंत में लगाते हैं, जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि मुख्य जो शोध विधियां हैं वह
सोशल साइंस में क्या होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि और प्रेक्षण विधि के माध्यम से भी हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। साक्षात्कार लेना होता है तब भी हमें प्रश्नों की रचना करना हो, चाहे संरचित साक्षात्कार हो चाहे असंरचित साक्षात्कार हो। सर्वेक्षण प्रविधि अगर आप अपनाते हैं, शोध पद्धति अपनाते हैं सर्वेक्षण, तो अवश्य ही आपको प्रश्नावली की रचना करनी होती है और उस प्रश्नावली के आधार पर आप किसी क्षेत्र के लोगों से सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। अगर आप प्राइमरी डेटा ले रहे हैं, अगर सेकेंडरी डेटा है तो ऑलरेडी किसी सर्वेक्षण का आप डेटा लेकर उस पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हैं प्रेक्षण विधि, वह आप किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों का प्रेक्षण करते हैं, गहराई से निरीक्षण करते हैं, उसके आधार पर आप एक निश्चित आंकड़ा बनाते हैं और उसी की व्याख्या करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो शोध विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 जो विधियां हैं उसी की चर्चा की गई है। आगे एक उदाहरण द्वारा हम समझें कि अगर आप मान लीजिए आपका टॉपिक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते सामाजिक मूल्य पर अगर आपको अध्ययन करना है, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक मूल्यों से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना और उसका संकलन करना। यानी कि अगर आपका टॉपिक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते सामाजिक मूल्य, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना है और उन ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन मूल्यों की बात कर रहे हैं। सामाजिक मूल्य की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय मूल्य की, आर्थिक मूल्य की, या विभिन्न तरह के ऐसे मूल्यों का हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं और उसका संकलन करेंगे जिसे आप प्रस्तावना में लिखते हैं। अब क्या है कि आप उसके बाद एक निश्चित क्षेत्र का चुनाव करेंगे, यानी कि आप किसी एक निश्चित क्षेत्र का चुनाव करेंगे, एक निश्चित गांव का चुनाव करेंगे, जिले का चुनाव करेंगे, तहसील का चुनाव करेंगे कि हम इस निश्चित ग्रामीण क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय, श्रम और धन नहीं होता है कि आप बड़े क्षेत्र में अध्ययन करें। इसलिए छोटे सैंपल के आधार पर ही आप पूरी जनसंख्या का सामान्यीकरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो आपके ब्लड का छोटा सा हिस्सा लेकर ही उस पर अध्ययन करके आपके पूरे ब्लड की विशेषता बता दी जाती है। पूरे शरीर में किस तरह की संरचना है, पूरी संरचना की उस छोटे से सैंपल के आधार पर बताई जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अनुसंधान का एक छोटा सैंपल लेकर उसी के आधार पर हम सामान्यीकरण कर लेते हैं। अगला है कि निश्चित आयु वर्ग का चुनाव करना, यानी कि इसके लिए आप निश्चित आयु वर्ग का चुनाव करेंगे, सामाजिक मूल्यों से संबंधित प्रश्नावली की रचना करेंगे। अगर आवश्यकता आप समझ रहे हैं तो आप उससे संबंधित प्रश्नावली की रचना करेंगे, तभी आप इकट्ठा कर पाएंगे क्या, सूचनाओं को। दूसरा है कि निर्धारित परिदृश्य से आंकड़े इकट्ठा करना। जब प्रश्नावली की रचना हो जाती है तो आप आंकड़ों की इकट्ठा करते हैं और प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। तो यह कुछ बिंदु हैं जिस पर आप किसी भी टॉपिक पर जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो इन बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि आपके लिए संभावित टॉपिक क्या क्या हो सकता है। यानी कि अगर आप मुख्य रिसर्च प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, डिजर्टेशन करने जा रहे हैं या मुख्य शोध परियोजना का करना ही आपको, तो उसके लिए क्या टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर कुल 13 टॉपिक, संभावित 13 टॉपिक है जिस पर आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर अध्ययन कर सकते हैं, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पर अध्ययन कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मूल्यों की बदलती अवधारणा पर अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिकरण की बदलती अवधारणा, मास मीडिया और उसकी सामाजिक जीवन में बदलती भूमिका, सार्वजनिक परिवहन, लोगों के जीवन में इसकी क्या भूमिका है, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है। इस तरह से आप देखेंगे तो विभिन्न तरह के ये 13 टॉपिक दिया हुआ है जिस पे आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर ज्यादा मैटर मिलने की संभावना है या आपकी रुचि अगर है कि इस क्षेत्र में, जैसे आप चाहते हैं कि झोपड़पट्टी के निवासियों की क्या समस्याएं हैं, वह किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं तो फ्रंट पेज किस तरह से तैयार होता है उसका भी एक प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। और आपको यह पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे
डाउनलोड करके इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न है आप तो कमेंट में हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही इस प्रश्न का जवाब देंगे।